नमस्कार, मैं हूं कविता नरूका। जैसे जैसे प्रदेश में चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। ऐसे में सियासी कालीनों के नीचे से कहीं विकास के सुर सुनाई दे रहे हैं, तो वहीं आरोपों की झड़ी भी लग रही है। लिहाजा सांगनेर विधानसभा में पिछली बार की तरह इस बार भी कई मुद्दे हैं जो जस के तस बने हुए हैं। इस बार चुनाव डायरी में हमारे साथ है सांगनेर विधानसभा से भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक घनश्याम तिवारी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चुनाव डायरी 2013 में। धन्यवाद। तिवारी जी, आपका खेती बाड़ी से लगाव रहा है, ऐसे में राजनीति से जुड़ाव कैसे हुआ? देखिए, राजनीति में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा शुरू से और विद्यार्थी परिषद में एक्टिव हुआ और छात्र राजनीति से मैं जब फर्स्ट ईयर में आया तभी छात्र राजनीति में आ गया था। तो उसमें जनरल कॉलेज, श्री कल्याण कॉलेज सीकर का जनरल सेक्रेटरी बना, फिर यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट बना, विद्यार्थी परिषद का उपाध्यक्ष रहा। तो उसके कारण से फिर राजनीति प्रवेश हो गया। ऐसी कोई घटना जिसने प्रेरित किया आपको राजनीति में आने के लिए? ये जब कांग्रेस में श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ एक बगावत उठी थी और यंग टक्स युवा तुर्क करके 4-5 लोगों ने, जिसमें चंद्रशेखर, मोहन दारिया, अमृत नाटा ये लोग थे, तो उस समय जनसंघ ने, उसकी पहले यूथ विंग नहीं थी, तो युवा संघ बढ़ाने का तय किया और पहली जो राजस्थान की इकाई बनी जनसंघ की युवा संघ, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा। वहीं से मेरी शुरुआत हुई। आप छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, कितना बदलाव देखते हैं अभी वर्तमान में? देखिए, आज की छात्र राजनीति और उस समय की छात्र राजनीति में बड़ा बदलाव। उस समय संसाधनों की कमी थी, उस समय छात्रों की कमी थी और छात्रों की समस्याएं थी। आज वो परिस्थितियां बदल गई है, इसलिए आज की छात्र राजनीति और उस समय की छात्र राजनीति में फर्क था। उस समय की छात्र राजनीति भी सिद्धांतों के आधार पर थी। एसएफआई का अपना काम था, एबीपी का अपना काम था और एनएसयूआई का अपना काम था। इसलिए वो चुनाव उसी आधार पर होते थे, उसमें जातियों का ज्यादा वर्चस्व नहीं रहता था। आज की छात्र राजनीति में यद्यपि बैनर होता है, लेकिन जातियों का अपना महत्व, पैसे का अपना महत्व हो गया है, लेकिन लिंग 2 कमेटी करने के बाद में उसका प्रभाव कम हुआ। छात्र राजनीति में जैसे लोग जुड़ते हैं उसके बाद राजनीति में आते हैं, आपको लगता है छात्र राजनीति मददगार साबित होती है राजनीति में? ऐसा नहीं कि मददगार साबित होती है, उसके बिना ये लोग भी बहुत सफल होते हैं, लेकिन राजनीतिक विचारधारा से जो लोग प्रेरित होकर काम करते हैं उनके लिए लाभदायक है। राजनीति में आपका कोई आदर्श गुरु? राजनीति मेरे गुरु नहीं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व मुझे हमेशा प्रभावित करता रहा और व्यवहारिक राजनीति में राजस्थान में श्री भैरव सिंह जी शेखावत का जो मिलने चालने का, बोलने का ढंग और संसदीय परंपराओं के प्रति उनका समर्पण था, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली दोनों लोगों से। आप 5वीं बार विधायक रहे, 7वीं विधानसभा से 13वीं विधानसभा तक का आपका सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये वैसे तो मेरा 5वीं टर्म है, लेकिन वैसे मेरी 6ठी टर्म है। एक टर्म जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन फैसला दिया हाई कोर्ट ने, उस दिन विधानसभा डिजोल्व हो गई, इसलिए वो टर्म काउंट नहीं हुई या उसका निर्णय लागू नहीं हुआ, उसको इनफ्लेक्सिस कर दिया। तो उसमें मैं हारा नहीं था, तीसरा चुनाव उसमें मुझे हरा हुआ घोषित किया गया, इसलिए वैसे देखे तो 5 टर्म है, वैसे देखे तो 6 टर्म है। चिकर से चुनाव लड़ा था और मुझे हरा हुआ डिक्लेयर किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया था कि इतनी पोलिंग स्टेशन से काउंट नहीं की जाए। वो पहले आ गया था, फिर उसको दबा दिया गया और रिजल्ट घोषित कर दिया गया। उसके बाद मैंने रिट की थी और जिस दिन रिट का फैसला होना था उस दिन जज ने लिखा कि 16 दिसंबर को आज चारों विधानसभा भंग हो गई है, इसलिए रिट इज इनफेक्चुअस और इस कारण से वो टर्म मेरा काउंट नहीं हुआ। कितनी चुनौतियां रही आपके सामने कि ये सफर कैसा रहा? ये राजनीति का जो सफर है वो सुहाना सफर रहा है। मैं पहले सीकर से लड़ा 3 बार, फिर मैं चोमू से रहा, फिर मैं सांगानेर से हूँ। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि मैंने विधानसभा में विधायक के रूप में काम किया, उपनेता के रूप में काम किया, मंत्री के रूप में काम किया, विभिन्न कमेटियों के अध्यक्ष के रूप में काम किया, पीएससी के चेयरमैन के रूप में काम किया। मुझे उन सब कामों से ये मिला कि मैंने जनहित के जो काम करने थे उसका बहुत अच्छा माध्यम बना।
इसलिए मुझे प्रसन्नता उसका। किस रूप में सफल मानते हैं, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, या विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के रूप में? इसका तो निर्णय जनता करती है, लेकिन आत्मसंतुष्टि जो है वो मुझे इस बात की है कि जब मैं मंत्री रहा शिक्षा में, उस समय मैंने जो अभूतपूर्व प्रयोग किए उसे हमको यूनेस्को का पुरस्कार प्राप्त हुआ और राज्यों में हमारी रैंक राजस्थान की बढ़ गई। और भारत सरकार ने स्वयं लिखा कि जिस प्रकार की भर्ती की प्रक्रिया तिवाड़ी ने प्रारंभ की है वो सारे राज्यों को अपनानी चाहिए। जिस प्रकार के पाठ्यक्रम में परिवर्तन हमने अर्जुन सिंह जी से लड़कर कराए वो भी अपने अपना इतिहास है। मैं तो कहूँगा शिक्षा विभाग का जो काम है वो अपने आप में एक इतिहास के रूप में है, तो जो मुझे आत्मा में संतुष्टि है। विद्युत मंत्री के रूप में मैंने नए प्रयोग किए थे, विधि मंत्री के रूप में मैंने की, तो जहाँ मेरे पास 24 से अधिक डिपार्टमेंट रह चुके 2 बार में, उन सब में हमने जो काम किया उससे मुझे संतुष्टि है। विधायक के रूप में काम किया उससे मुझे संतुष्टि है, और सामान्य एमएलए के रूप में जो काम किया उससे मुझे संतुष्टि है। आप शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे में प्रदेश में शिक्षा का परिदृश्य है वर्तमान में, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, शिक्षा का परिदृश्य ऐसा है कि शिक्षा के साथ मजाक बना, कोई आता है वो शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा अलग कर देता है, दूसरा आता है वो जोड़ देता है, कोई आता है पाठ्यक्रम से कुछ ही चढ़ा देता है, कोई आता है पाठ्यक्रम में कोई बात जोड़ देता है। शिक्षा के बारे में कोई नीति नहीं है और शिक्षा को बांट दिया गया है। भारत सरकार फैसला कर देती है टेट और नेट होना चाहिए, राज्य सरकार कर देती है बीएड होना चाहिए। एक आईएएस बनने के लिए बीए के बाद में 1 परीक्षा पास करनी होती है, और एक अध्यापक बनने के लिए उसको 5 परीक्षाएं पास करनी पड़ती है। तो ये कुल मिलाकर शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है। तो सबसे बड़े, अगर भारतीय शिक्षा पद्धति में सबसे बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। आज हमारी शिक्षा पद्धति में राष्ट्रभक्ति के गीत नहीं, आज हमारी शिक्षा पद्धति में महापुरुषों का गुणगान नहीं, आज हमारी शिक्षा पद्धति भारत की शिक्षा पद्धति में, उसमें परिवर्तन के लिए हमने बहुत कुछ लिखा किया लेकिन हुआ नहीं है, इसकी आवश्यकता बहुत है। ये बदलाव की बयार कहाँ से दिखते हैं? ये बदलाव की बयार आ रही है विभिन्न अन्य जो शिक्षण संस्थाएं चल रही उनसे। बहुत से समाज है जो शिक्षण संस्थाएं संचालित करते हैं, बहुत से संगठन है जिनकी विद्या भारती जैसे लाखों स्कूल, हजारों स्कूल उनके देश भर में है। आर्य समाज के बहुत से स्कूल हैं, नए नए पद्धति से गुरुकुल बन रहे हैं, वो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो बयार आ रही है। गुजरात से भी बयार आई, गुजरात में अल्टरनेटिव बोर्ड बनाकर उन्होंने काम चालू किया, हमने उसका प्रारूप बनाया था। इसलिए बयार तो आ रही है और बयार आएगी, लेकिन इसके लिए सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। तबादला नीति में डिजायर सिस्टम को आप कितना जायज मानते हैं? बिल्कुल ही गलत मानता हूँ। मैंने तो शिक्षा मंत्री रहकर भी एक राज्य सरकार की ओर से एक डिजायर मैंने नहीं की, और मैं जब से एमएलए बना हूँ तब से मैं डिजायर नहीं करता। जिस तरह से विधायकों को समस्या होती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, जनता अपेक्षा करती है, लोग उनके पास आते हैं जब तबादले होते हैं, तो इसका खामियाजा आपको लगता है कि कहीं ना कहीं निराशा होती है? ये इसलिए होता है कि हमने इसके लिए कोई नीति नहीं बना रखी जी। मैं जब शिक्षा मंत्री था तो हम शिक्षा विभाग में स्थानांतरित नीति बना। अगर आप नीति बनाकर काम करोगे तो किसी को संतोष नहीं होगा, लेकिन आप अनीति से काम करोगे तो संतोष होगा। तो इसमें सारा काम अनीति से हो रहा है, इसलिए संतोष होगा। विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण जब अंग्रेजी में पढ़ा गया था तो आपने आपत्ति जताते हुए एक नजीर पेश की थी, व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया था। क्या लगता है आपको कि हमें अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति कहां से समर्पित भावना दिखानी होगी? देखो, दुर्भाग्य की बात यह है कि राजनीतिक दलों में भी और सरकारों में भी जितना मोह अंग्रेजी के प्रति आजादी के पहले नहीं था, उससे ज्यादा मोह अब बढ़ गया है। इसलिए उस मोह को कम करना जरूरी है। इसलिए आवश्यक है कि सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा, एक भाषा नहीं। आप तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जितनी भाषाएं सब राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी संपर्क भाषा है। इन भाषाओं का समुचित विकास जब तक नहीं होगा, जब तक आप अंग्रेजी के प्रभाव को राजकार्य में कम नहीं करेंगे। और विशेषकर जो अवसर होते हैं उनमें मेरी इच्छा, मेरी मांग है कि उन लोगों को अपनी, अगर हिंदी नहीं आती हो तो तमिल में बोले, उसका रूपांतरण हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में नहीं होना चाहिए। इसलिए राज्यपाल महोदय ने जब यहाँ अंग्रेजी में बोलना चाहा
जब वो हिंदी जानती है, हिंदी बोल सकती है, फिर बोली भी उन्होंने हिंदी। तो ये जो मोह है, लगाव, इसको मैं गुलामी की प्रवृत्ति मानता हूँ। इस गुलामी की प्रवृत्ति से इस देश को बाहर निकालना है। इसका सबसे अनूठा प्रयत्न किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब यूनो में जाकर उन्होंने कहा नहीं अगर मेरा भाषण होगा तो हिंदी में होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी भाषण कर कर एक सपूत का सा काम किया और वो स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। आप अटल बिहारी जी को मानते हैं, वो कविताएं, उनकी कौन सी कविता है जो आपको बेहद पसंद है? मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद है, लेकिन एक सबसे मुझे पसंद है, सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की यात्राओं के दरमियान घनश्याम तिवारी की देवदर्शन यात्रा के क्या सियासी मायने हैं? मेरी देवदर्शन यात्रा का सियासी मायना नहीं, मेरे कुछ विचार और चिंतन है। राजनीति केवल वोट लेने के लिए, राज करने के लिए नहीं, कुछ रचनात्मक काम भी होने चाहिए। जब मैं मंत्री था तो मैंने एक योजना शुरू की थी, अपनी धरती, अपना लोग, अपनी खिचड़ी, अपना फोग। वो पूरा नहीं हुआ। यहाँ का हर देवालय, हर मंदिर, हर किला शौर्य और बलिदान और भक्ति की भावना से ओतप्रोत है। ये राजस्थान की जो धरती है ना, ये शक्ति और भक्ति दोनों की प्रतीक है। हम कभी झुके भी नहीं, लड़ते रहे, कभी बीकाना में लड़ते रहे, कभी जोधपुर में लड़ते रहे दुर्गादास राठौर, कभी महाराणा प्रताप लड़ते रहे, कभी महाराजा सूरजमल लड़ते रहे। और जब भक्ति का सवाल आया तो यहाँ पर भक्तिमती मीरा जैसी ने श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया। इसलिए ये जो शक्ति और भक्ति की भूमि है, इसके जो तीर्थ स्थान है, इसके जो मंदिर हैं, उनके प्रति जो आस्थाएं हैं, यहाँ केवल देवताओं के मंदिर नहीं है, अवतारियों के मंदिर नहीं है। इस धरती पर पैदा होने वाले सामान्य मनुष्य ने भी नर्क में पैदा होकर नारायण की सी करनी करी और देवता बन गए। तेजाजी बन गए, आदमी तो थे, गोगा जी बन गए, आदमी तो थे, रामदेव जी बन गए, आदमी तो थे। तो इन सब स्थानों का लगाव, इनका जागरण और इनका पुनरुत्थान, ये केवल राजनीतिक मंशा के लिए नहीं हो सकता, ये सामाजिक चेतना के लिए और बच्चों में स्वाभिमान और अपने पूर्वजों के प्रति एक भावना जागृत हो, उसका उपक्रम है। और वो हमारे बच्चों ने, मेरी पत्नी पुष्पा तिवारी के नाम से एक फाउंडेशन शुरू की, उसके माध्यम से हम ये काम कर रहे हैं। हमारा परिवार ये काम राष्ट्र और समाज को समर्पित और कर रहा है। उसके लिए राजनीति की जरूरत नहीं, राजनीति वैसे सब कुछ मिला और मिल जाएगा जो चाहेगा, तो इसके सियासी मान्य नहीं है। देवदर्शन यात्रा में बाबा योग गुरु बाबा रामदेव ने देश में मोदी को और राजस्थान में घनश्याम तिवारी को संकट मोचक बताया, आपकी प्रतिक्रिया? मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। प्रदेश में आगामी चुनाव में पार्टी के प्रचार प्रसार में आपके साथ क्या खड़े नजर आ सकते हैं बाबा रामदेव? देखिए, मैं तो पार्टी के प्रचार प्रसार में रहूंगा ही। बाबा रामदेव का अपना भारत स्वाभिमान आंदोलन है और बाबा रामदेव जो आज काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में वो अद्भुत काम है। आपके साथ जुड़ने से पार्टी को फायदा होगा चुनाव में? वो पार्टी की सोचते नहीं है, वो राष्ट्र की सोचते हैं। आपके अच्छे संबंध है उनसे, तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि पार्टी को फायदा होगा? उसका होगा ही। मेरे बहुत अच्छे संबंध है। संबंध नहीं में तो उनका एक तरह से अनुयायी मानो या शिष्य मानो, या उनकी मेरे पर कृपा है कि वो कहते हैं कि मैं आपके परिवार के मेंबर हूँ। तो लेकिन वो बड़े बड़े आदमी है, उन्होंने तो पैसे किए, उन्होंने योगदान किया। आध्यात्म से आपका गहरा जुड़ाव है, राजनीति और आध्यात्म में कैसे एक सामंजस्य बिठाते हैं आप? भारतीय राजनीति अगर आध्यात्म परक नहीं होगी तो इस राजनीति का कोई अर्थ ही नहीं है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि हर देश का अलग अलग भगवान ने काम लिखा है, भारत के लिए उन्होंने आध्यात्म लिखा है। अगर भारत है तो दुनिया में आध्यात्म है, भारत नहीं है तो आध्यात्म नहीं है। तिवारी जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।